हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग कूलाम्स लॉ के लिमिटेशन, उसका सिग्निफिकेंस, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए लिमिटेशन ऑफ कूलाम्स लॉ। यहाँ पे ध्यान रखना है, फर्स्ट इसकी लिमिटेशन है कि ये सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज, फिक्स पॉइंट चार्ज के लिए ट्रू है। इट इज applicable only to fixed point charge। कूलाम्स लॉ सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए ही वैलिड है। दूसरा, दिस लॉ इज ट्रू फॉर distance from 10 raised to power minus 15 meter to at least several किलोमीटर। यहाँ एक चीज़ आपको हम बता दें कि अभी तक ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि दैट दिस लॉ इज नॉट ओबेड फॉर डिस्टेंस स्मॉलर देन 10 raised to power minus 15 मीटर। तो अभी तो हमने एक रेंज लिख दिया है कि ये डिस्टेंस 10 raised to power minus, ये लॉ 10 raised to power minus 15 मीटर से कुछ किलोमीटर तक ही वैलिड है। लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है कि 10 raised to power minus 15 मीटर से कम डिस्टेंस के लिए वैलिड नहीं है। और फर्स्ट, ये सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए ही ट्रू है। और पॉइंट चार्ज की डिफिनीशन तो आप जानते ही होंगे कि पॉइंट चार्ज इज द चार्ज ऑफ ए बॉडी हुज साइज इज मच लेस देन अदर डिस्टेंस अकरिंग इन ए गिवन प्रॉब्लम। मतलब जिसकी साइज बहुत ही छोटी हो विथ रिस्पेक्ट टू उसके डिस्टेंस के। फिर कभी कभी इसमें क्वेश्चंस बनता है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कूलाम्स लॉ। तो इस कूलाम्स लॉ का सिग्निफिकेंस क्या क्या है, तो ध्यान रखिए, एक दो हम लिख रहे हैं यहां पे। फर्स्ट, दिस लॉ टेल अस अबाउट द फोर्सेस which bind the electrons to the nucleus to form an atom। फर्स्ट इसका सिग्निफिकेंस ये हो गया। सेकेंड, इसका सिग्निफिकेंस है कि with the help of this we also come to know about the electric force which bind the molecules to form सॉलिड एंड लिक्विड। तो ये दो इसके ये सिग्निफिकेंस ऑफ कूलाम्स लॉ, ये भी आप लिख सकते हैं। तो फर्स्ट हो गया आपका लिमिटेशन, सेकंड हो गया सिग्निफिकेंस। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। चूंकि हम लोग जानते हैं कि मैटर और या चार्ज या मास, जो फार्मूला हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज के बीच में निकाला था, वही आपका ग्रेविटेशनल फार्मूला भी था। तो इनमें कुछ सिमिलरिटीज भी होती हैं, कुछ डिसिमिलरिटीज भी होती हैं। तो सिमिलरिटीज सबसे पहले हम लोग देखेंगे। सिमिलरिटीज में ये दोनों फोर्स
इनवर्स स्क्वायर लॉ को सपोर्ट करते हैं। दोनों फोर्स, बोथ फोर्सेस फॉलो द इनवर्स स्क्वायर लॉ। आपने देखा होगा दोनों फोर्स के लास्ट में F प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर होता है, तो वो इनवर्स स्क्वायर लॉ है। सेकेंड, दोनों फोर्स जो होते हैं ये दोनों सेंट्रल फोर्स हैं, लाइन ज्वाइनिंग में ही लगते हैं, दोनों को सेंटर को मिलाने वाली लाइन के बीच में ही लगेंगे। दोनों फोर्स जो हैं कंजर्वेटिव है, दोनों कंजर्वेटिव। तो ये देखिए इनकी सिमिलरिटी क्या हो गई, दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं, ये दोनों फोर्स सेंट्रल फोर्स हैं और दोनों फोर्स कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आप लोग क्लास 11th में पढ़े होंगे। अब कुछ डिसिमिलरिटीज भी देख लीजिए। तो डिसिमिलरिटीज भी देखिए। फर्स्ट, आपने देखा होगा कि जो कूलॉम्स लॉ है, कूलॉम्स लॉ अट्रैक्टिव फोर्स भी है और रिपल्सिव फोर्स भी है, जबकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर है। तो कैसे लिखेंगे आप, कूलॉम्स फोर्स इज attractive as well as repulsive। लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर होता है। दूसरा, जो कूलॉम्स फोर्स है ये ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, इज मच स्ट्रॉन्गर, करीब 10⁻39 टाइम्स इतना स्ट्रॉन्गर होता है देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। और तीसरा जो सबसे मेन है कि जो कूलॉम्स फोर्स है वो मीडियम पे डिपेंड करता है। आपने पढ़ा होगा परमिटिविटी, हमने आपको बताया भी था परमिटिविटी इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए मीडियम, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स में ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ कोई डिपेंडेंस नहीं है। तो यहाँ क्या लिखेंगे आप, कूलॉम फोर्स depend on the medium between two charges। There is no such dependence in case of ग्रेविटेशनल फोर्स। तो देखिए ध्यान से, जब हम लोग कंपेयर करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का तो सबसे पहले सिमिलरिटी क्या है दोनों में, दोनों फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं, दोनों फोर्स सेंट्रल फोर्स हैं और दोनों कंजर्वेटिव इन नेचर। और जब हम लोग डिसिमिलरिटी पढ़ते हैं तो यहाँ ध्यान रखना आपको, कूलॉम फोर्स अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों नेचर का होता है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ अट्रैक्टिव होता है। कूलॉम फोर्स बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, ग्रेविटेशन से ये 10⁻39 टाइम्स ग्रेटर है, इसको अभी हम प्रूव भी करते हैं। और तीसरा जो मेन है, कूलॉम फोर्स जो होता है वो मीडियम पर डिपेंड करता है, और मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक का नाम हमने रख लिया है, उसको हम क्या बोलते हैं, परमिटिविटी। और जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स में ऐसा कोई भी डिपेंडेंस नहीं है। तो अब हम लोग प्रूफ करेंगे
कि कूलम्ब्स फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से इतने टाइम स्ट्रॉन्गर होता है। इसके लिए हम एक इलेक्ट्रॉन लेंगे और एक प्रोटॉन लेंगे। अब आप जानते हो इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। प्रोटॉन का जो मास है वो कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। चार्ज दोनों में सेम होता है, कितना होता है आपको मालूम ही होना चाहिए, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब आप यहाँ पे देखिए, आपके पास इलेक्ट्रिक फोर्स है, एफ ई से रिप्रेजेंट करते हैं हम, वो कितना होता है, के कांस्टेंट 1/4πε0 Q1 Q2/r²। और ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, एफ जी ले लिया, कैपिटल जी, m1 m2, m1 इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं और m2 प्रोटॉन को ले लेते हैं अपान r²। अब दोनों को आप डिवाइड कर दीजिए। तो जैसे ही आप दोनों को डिवाइड करते हैं, एफ ई अपान एफ जी, ये आपको कितना मिल जाएगा, देखिए के, चूंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों में चार्ज सेम है तो हम इसे यहाँ पे q² लिख लें, r² कैंसिल हो जाएगा, अपान कैपिटल जी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन। ये आपके पास फार्मूला मिल गया। और आप यहाँ पे ये भी जानते हैं, देखिए कि k इक्वस टू कितना, k की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10⁻⁹ और कैपिटल जी की वैल्यू कितनी होती है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अभी हम यहाँ यूनिट नहीं लिख रहे हैं इसकी, हालांकि कैपिटल जी की न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर और के की आपको मालूम ही है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब इन सब की वैल्यू को आप यहाँ रख दीजिए। तो ये जब आप रखते हैं एफ ई अपान एफ जी, ये इक्वस टू, ध्यान दीजिए, के की वैल्यू कितनी है, 9 इंटू 10⁻⁹। फिर क्यू कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर अपान कैपिटल जी 6.67 10⁻⁻11 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻⁻31 और मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10⁻27 kg। और जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो एफ ई अपान एफ जी, इसकी वैल्यू आती है 2.27 इंटू 10⁻39, यानी एफ ई इक्वस टू 2.27 10⁻39 एफ जी। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स का इतने टाइम्स होता है, वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये एक क्वेश्चन है आपके पास, ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, वहाँ पे प्रोटॉन के बीच में निकालना है। तो जब प्रोटॉन हम लेते हैं तो थोड़ा सा ये 10⁻36 के आसपास आता है, तो उसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, कभी कभी ये भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कंपैरिजन बिटवीन कूलम्स लॉ एंड न्यूटन्स लॉ। तो देखिए यहाँ पे सेम है, सिमिलरिटीज़ क्या है, द कूलम्स फोर्स डिपेंड ऑन चार्ज इन द सेम वेज एज द ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड ऑन मास। कूलम्स लॉ किस पे डिपेंड कर रहा है, चार्ज पे, तो ग्रेविटेशनल फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, मास। दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक। सेकेंड, दोनों फोर्स 1/r² के डिपेंडेंस है, इनवर्स स्क्वायर लॉ। सिमिलरली उसी तरह से इसमें कुछ डिसिमिलरिटीज भी हैं। देयर इज ओनली वन काइंड ऑफ मास बट देयर आर टू काइंड्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है इज ऑलवेज अट्रैक्टिव बट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव डिपेंडिंग ऑन द साइन ऑफ द चार्जेस। एंड द थर्ड वन इज
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इज मच लार्जर देन द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। आपको मालूम ही है इसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ और इसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11। तो इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। तो ये भी एक क्वेश्चन आप से पूछा जा सकता है, तो इसको अभी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।